Hello guys, welcome to my YouTube channel and today we will discuss the most important literary term. तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिटरेरी टर्म का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले एक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं कि लिटरेरी टर्म को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो गाइस ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने यहाँ पर लगभग 200 लिटरेरी टर्म को मैं करवाने जा रही हूँ इस वीडियो के अंदर गाइस। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में, और बहुत इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म है गाइस जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। उन्हीं सबको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले जान लेते हैं कि लिटरेरी टर्म को यूज़ कहाँ किया जाता है। तो गाइस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो है इसके अंदर ही लिटरेरी टर्म का यूज़ किया जाता है। तो जैसे पोएट्री है, प्रोज है और ड्रामा है गाइस, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के ये सभी पार्ट हैं और इन्हीं के अंदर लिटरेरी टर्म का यूज़ करते हैं राइटर्स और स्पीकर्स अपने वर्क को और इफेक्टिव और एट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं पोएट्री कितने टाइप्स की होती है। तो पोएट्री होती है नैरेटिव और नॉन नैरेटिव, टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले जान लेते हैं जो नैरेटिव होती है वो उसके अंदर क्या क्या आता है गाइस। तो ये ऑब्जेक्टिव होती है और इम्पर्सनल होती है गाइस। जिस तरह से ये एपिक होते हैं, हेरोइक पोएम होती हैं गाइस, मॉक एपिक होते हैं जो एक पैरोडी की तरह होते हैं, और बैलेड होते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं और आइडल होते हैं। ये इसी के अंदर आते हैं नैरेटिव पोएट्री के अंदर। ये सारे वर्क आते हैं जो बैलेड होते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं, आइडल, मॉक एपिक या फिर हेरोइक पोएम। तो सभी ऑब्जेक्टिव या इम्पर्सनल पोएट्री के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है गाइस नॉन नैरेटिव पोएट्री। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि नैरेटिव पोएट्री कौन सी होती है और नॉन नैरेटिव पोएट्री कौन सी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि लिरिक किसके अंदर आता है, लिरिक या एलेजी या ओड या सोनेट किस टाइप की पोएट्री के अंदर आते हैं। तो ये आते हैं गाइस नॉन नैरेटिव पोएट्री के अंदर, ठीक है, जो सब्जेक्टिव और पर्सनल होती है। नेक्स्ट जान लेते हैं प्रोज के बारे में। जो प्रोज है गाइस इसके भी टू टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वैरायटी ऑफ प्रोज। प्रोज की कितनी वैरायटी होती हैं। तो एक डिस्क्रिप्टिव होती है, दूसरी नैरेटिव होती है और थर्ड एक्सपोजिटरी होती है। तो जो डिस्क्रिप्टिव होती है गाइस ये होती है जैसे हम कहीं घूमने गए और वहाँ की इमेजेस को हम एक्सप्लेन करेंगे एक तरह से कि वहाँ का सीन क्या रहा, कि किस तरह की पहाड़ियाँ थी, झरना बह रहा, झरना नीचे गिर रहा था, तो कितना खूबसूरत सीन वहाँ था। उसको खूबसूरत सीन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं डिस्क्रिप्टिव जो है वैरायटी के अंदर। दूसरा है नैरेटिव वैरायटी। जो नैरेटिव है इसके अंदर हम किसी इवेंट्स को, कोई घटना हो जाती है हमारे जाते वक्त या आते वक्त, हमने कुछ देख लिया, कुछ ऐसा कोई इवेंट्स या फिर कोई दूसरी टाइप का इवेंट्स भी हो सकता है, तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड है एक्सपोजिटरी के अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर होते हैं गाइस रियल फैक्ट को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, किसी लॉजिकल फैक्ट को या फिर पॉलिटिकल फैक्ट से भी रिलेटेड ये हो सकते हैं, तो ये रियल फैक्ट होते हैं जो एक्सपोजिटरी होते हैं। नेक्स्ट है गाइस दूसरा टाइप है फॉर्म्स ऑफ प्रोज। तो फॉर्म्स ऑफ प्रोज क्या क्या होते हैं गाइस। एक तो होती है फिक्शनल और एक होती है नॉन फिक्शनल, जो प्रोज की टाइप्स होती हैं। तो इसमें जो फिक्शनल होती है, फिक्शनल के अंदर आते हैं नोवेल और शॉर्ट स्टोरी, जो कि काल्पनिक कथाएं होती हैं जिनसे हमें कुछ मोरल मिलता है, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि फेबल होती हैं जो जैसे कि उनको जो फेबल होती हैं गाइस या फिर एलिग्री होती हैं, उनको क्या किया जाता है कि जो जानवर होते हैं उन्हीं को पर्सोनिफाई करके और बिल्कुल वो किस तरह का एक्शन करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं, उसी तरह से बातें करते हैं, उसी तरह से एक्शन करते हैं, और हमें वो स्टोरीज कुछ मोरल सिखाती हैं गाइस, ठीक है। और या फिर कोई काल्पनिक कथाएं होती हैं या नोवेल होते हैं, ये फिक्शनल के अंदर आते हैं। दूसरा है नॉन फिक्शनल। तो नॉन फिक्शनल के अंदर आते हैं गाइस डायरी, एसे, लेटर और स्पीच गाइस, या फिर बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफी, ये सभी नॉन फिक्शनल के अंदर आते हैं।
आगे देख लेते हैं ड्रामा, जान लेते हैं ड्रामा के बारे में, जो थर्ड टाइप है पोएट्री का। ठीक है, तो ड्रामा होता है, ड्रामा भी टू टाइप्स का होता है, जैसे ट्रेजेडी और कॉमेडी। आपने शेक्सपियर की बहुत सारी ट्रेजेडीज़ को पढ़ा होगा, कॉमेडीज़ को पढ़ा होगा गाइस। तो कॉमेडीज़ में क्या होता है, कॉमेडीज़ भी टू टाइप की होती हैं, जैसे हाई कॉमेडी होती है और लो कॉमेडी। ठीक है, तो हाई कॉमेडी में क्या होता है, इंटेलेक्ट सटायर होते हैं गाइस। जिस तरह से हम भी अकबर और बीरबल की स्टोरीज़ पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हमने बहुत सारी स्टोरीज उनकी पढ़ी है, तो हमें उनको पढ़ने के बाद और सोचने के बाद हंसी आती है गाइस। जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारे जो है उनके इस तरह, जो बीरबल है वो बहुत सटायरिक लैंग्वेज का यूज़ करता है गाइस। तो यहाँ पर हम जो है इंटेलेक्ट सटायर यानी कि बुद्धि का यूज़ करके और इस तरह की कहानियाँ बनाई जाती हैं, तो इसको कहते हैं हाई कॉमेडी। और दूसरा है लो कॉमेडी। तो लो कॉमेडी में क्या होता है, जोकर्स होते हैं जो हमें हंसाते रहते हैं उल्टे सीधे एक्शन करके, और या फिर कुछ दूसरे एक्शन होते हैं जो आजकल की कॉमेडी होती रहती है, जैसे टीवी पर भी आती रहती है, आप फ़ोन पर भी देखते रहते हैं, बहुत लोग हैं जो हंसाते रहते हैं। तो ये क्विक लाफ के अंदर आ जाते हैं, ये लो कॉमेडी के अंदर आ जाते हैं गाइज, जिससे सुनकर हमें इंस्टेंट हंसी आ जाती है। ठीक है गाइज, तो ये होते हैं सभी। यहाँ पर इसके अंदर होता है लिटरेरी टर्म का यूज़। तो चलते हैं गाइस लिटरेरी टर्म पर और देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी लिटरेरी टर्म को हम जल्दी से कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म है गाइस ये, जो इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस बिना देर किए हम यहाँ पर जल्दी इनको करने वाले हैं, क्योंकि एक क्विक रिवीजन है। तो गाइस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेरी टर्म है सस्पेंस। सस्पेंस के बारे में जानेंगे कि सस्पेंस क्या होता है। तो गाइस सस्पेंस को आप सभी जानते हैं, जब हम कोई मूवी वगैरह देख रहे होते हैं या फिर कोई प्ले देख रहे होते हैं या फिर किसी और चीज़ के बारे में भी कई बार हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है, उसे जानने की, उसे समझने की। जो हमारी फीलिंग्स हैं वो अनसर्टेनली बहुत तीव्र हो जाती हैं उस चीज़ के बारे में जानने की, तो उसे कहते हैं सस्पेंस। ठीक है, नेक्स्ट है फोरशैडोइंग। तो फोरशैडोइंग क्या होता है गाइस, ये होता है पूर्व संकेत। जब हमारे फ्यूचर में हमारी लाइफ में कुछ हैपन होने वाला होता है, कुछ घटित होने वाला होता है गाइस, अच्छा या बुरा वो कुछ भी हो सकता है, तो जब हमें पूर्व संकेत मिलते हैं कुछ ऐसे, तो हमें लगता है कि कुछ होने वाला है हमारी लाइफ में, तो उन पूर्व संकेत को कहते हैं फोरशैडोइंग। ठीक है, नेक्स्ट है डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है गाइस, डायलेक्ट होता है फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल इन ए पर्टिकुलर रीजन और ग्रुप। गाइस किसी पर्टिकुलर ग्रुप और किसी विशेष जाति, विशेष समुदाय के द्वारा जो बोली गई लैंग्वेज होती है, भाषा होती है गाइस, उसे कहते हैं डायलेक्ट। जैसे आर्य भाषा आर्यों की होती है और द्रविड़ भाषा द्रविड़ जाति की होती है गाइस। ठीक है, तो इस तरह से उसको बोलते हैं डायलेक्ट। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है गाइस नॉवल। नॉवल किसे कहते हैं, नॉवल एक फिक्शन का रूप होता है गाइस, ए बुक दैट टेल्स ए स्टोरी अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट आर नॉट रियल। एक ऐसी स्टोरीज, एक बुक होती है जो ऐसी स्टोरीज हमें दिखाती है, लोगों के लिए ऐसी इवेंट्स लेकर आती है जो रियल नहीं होती हैं, जो काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक कथा पर आधारित होती हैं गाइस, जैसे उपन्यास होते हैं। तो ये होते हैं नॉवल। ये एक लॉन्ग वर्क फिक्शन होता है गाइस, फिक्शन का एक लॉन्ग वर्क होता है जो नॉवल होता है गाइस, और इसी का रूप होता है प्रोज। जो प्रोज है ये नॉवल जो है ये प्रोज का ही रूप है गाइस। प्रोज जो होता है ऑर्डिनरी फॉर्म होता है रिटन लैंग्वेज की। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे टेक्स्ट बुक बच्चे पढ़ते हैं अपनी क्लासेस में, वो भी प्रोज का रूप है। लेक्चर्स हैं, नॉवेल्स हैं, स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, लॉन्ग स्टोरीज हैं गाइस, तो ये सभी फिक्शन प्रोज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है गाइस ह्यूमन। ह्यूमन क्या होता है गाइस, ये होती है जब हम गॉड के लिए कोई प्रे करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, तो इनको कहते हैं ह्यूमन। ए सॉन्ग ऑफ प्रेज विच इज जनरली एड्रेस टू ए डिलाइटी गॉड। जब हम गॉड के लिए एड्रेस करके कोई प्रे करते हैं, ठीक है,
तो ये होती है प्रार्थना। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है प्लॉट। जो प्लॉट होता है गाइज ये होती है विषय वस्तु। किसी भी स्टोरी को, नॉवेल्स को, या किसी कहानी को, या किसी ऑटोबायोग्राफी, किसी भी वर्क को लिखने के लिए गाइज, कोई स्टोरी हो, कोई पोयम हो, या कुछ भी हो गाइज, कोई एपिक हो, उसको लिखने के लिए जो प्लॉट्स होता है, एक विषय वस्तु जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है गाइज उसमें। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होती है किसी भी वर्क को लिखने के लिए। और अरिस्टोटल ने इसे बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है। इन्होंने कहा है कि जो प्लॉट होता है ये एक सोल होती है ऑफ ऑल ट्रेजेडी, सभी ट्रेजेडीज की ये क्या होती है, सोल होती है। ठीक है, तो प्लॉट को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है लिटरेरी वर्क के अंदर। स्पीकर क्या होता है गाइज, स्पीकर होता है, एक मिनट, स्पीकर क्या होता है, द इमेजिनरी वॉइस होती है एक गाइज, जो हमें दिख नहीं रही होती है, बस सुनाई दे रही होती है। ठीक है, ऑफ ए नरेटर, एक नरेटर की जो वर्णन करने वाला होता है किसी पोयम को। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले वो एक स्टोरी के द्वारा, छोटी सी ब्रीफ स्टोरी के द्वारा वो हमें उसके बारे में कुछ बता रहा होता है, तो उसको कहते हैं स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फोइल। फोइल क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है दैट इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ अनदर कैरेक्टर गाइज। जो अनदर कैरेक्टर के अपोजिट होता है गाइज उसको फोइल कैरेक्टर कहते हैं। और इसके लिए ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, जैसे एक प्रोटैगनिस्ट होता है एक कहानी के अंदर, किसी भी ड्रामा या ट्रेजेडी के या कॉमेडी के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका जो अपोजिट होता है वो एंटागोनिस्ट होता है गाइस। ठीक है, तो इस तरह से वो होता है फोइल कैरेक्टर। आई थिंक आपको ये सब समझ आ रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन क्या होता है गाइस, राइजिंग एक्शन होता है द बीक ऑफ द एक्शन और जर्नी टू सॉल्व ए मिस्ट्री और क्राइम। गाइस कोई क्राइम या मिस्ट्री, जैसे आप मिस्ट्री प्ले भी आप टीवी पर देखते होंगे, क्राइम रिपोर्ट भी आता है वहाँ पर, तो आपने देखा होगा। तो उनकी गुत्थी को जब सुलझाया जाता है, जब उसमें लगा समय होता है और वो जर्नी होती है गाइस, तो उसको बोलते हैं राइजिंग एक्शन। जो उसमें उस गुत्थी को, उस क्राइम को सुलझाने में, मिस्ट्री को सुलझाने में जो लगा हुआ समय होता है गाइज, वो जो जर्नी होती है, ठीक है, जो एक्शन वहाँ पर लिए जाते हैं उनको कहते हैं राइजिंग एक्शन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है एनेक्डोट। एनेक्डोट होते हैं गाइज उपाख्यान। उपाख्यान यानी कि एक ब्रीफ स्टोरी, एक स्मॉल स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी होती है किसके बारे में, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और स्ट्रेंज इवेंट्स के बारे में गाइज। ये एक छोटी सी स्टोरी होती है जिसे कहते हैं एनेक्डोट। नेक्स्ट है टोन। टोन के बारे में बात करें तो गाइज ये होता है राइटर्स एटीट्यूड इन देयर लिटरेरी वर्क। जब राइटर्स अपना वर्क लिखते हैं तो वहाँ पर किस तरह की टोन को वो यूज़ करते हैं, किस तरह की उनकी लैंग्वेज उसमें झलकती है गाइज उनके वर्क में। ठीक है, तो ये होता है टोन, किस तरह की लैंग्वेज को वो वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं टोन। नेक्स्ट है गाइज हाइकू। हाइकू इम्पोर्टेंट है गाइज, ध्यान से देखना है। ए जैपनीज पोयम विद 3 लाइन। ठीक है, ये एक जैपनीज पोयम है जो 3 लाइन्स की होती है और इसमें जो सिलेबल्स होते हैं गाइज 5, 7 एंड 5 सिलेबल्स होते हैं। 3 लाइन्स की होती है गाइज और टोटल 17 सिलेबल्स की ये लाइन होती है। ठीक है, तो क्या होता है गाइज, सिलेबल क्या होते हैं, सिलेबल होते हैं जैसे आयम्बिक पेंटामीटर में कितने सिलेबल होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं गाइज। ठीक है, कितने, 10 सिलेबल होते हैं। उसी तरह से इस पोयम के अंदर होते हैं 5 पहली लाइन में, सेकंड लाइन में 7 एंड थर्ड लाइन में 5 सिलेबल होते हैं और ये 17 सिलेबल की टोटल पोयम होती है, एक छोटी सी पोयम होती है। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको ये समझ आई होगी हाइकू क्या होती है, एक जापानीज पोयम होती है 3 लाइन्स की। ओके, नेक्स्ट है परसुएशन। परसुएशन क्या होता है, टू कन्विंस द रीडर टू अडोप्ट ए पर्टिकुलर ओपिनियन
और कर्स ऑफ एक्शन। तो गाइस ये परसुएशन होता है कि जो रीडर्स हैं उनको कन्विंस किया जाता है, ठीक है, क्या करने के लिए, अडोप्ट करने के लिए पर्टिकुलर ओपिनियन और कर्स ऑफ एक्शन। जो हम वर्क रीड कर रहे होते हैं या कोई कुछ भी हम मतलब एक्शन कोई देख रहे होते हैं, ठीक है, उस एक्शन से कुछ ओपिनियन को, कुछ पर्टिकुलर ओपिनियन को हमें अडोप्ट करना होता है। तो उन्हें जो रीडर्स होते हैं तो उनको कन्विंस किया जाता है परसुएशन के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अफोरिज्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है गाइस, देख लीजिएगा ध्यान से। अफोरिज्म होता है एक शॉर्ट फ्रेज, ये एक शॉर्ट फ्रेज होती है दैट एक्सप्रेस इन ए क्लेवर वे, एक क्लेवर वे में चालाकी से अपनी बात को एक तरह से कह देना, ठीक है, अफोरिज्म होता है, ठीक है। और समथिंग दैट इज ट्रू, यानी कि कुछ ऐसा बोलते हैं जो सच्चाई होती है हमारी लाइफ की, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट। जैसे बहुत पेटू कुछ लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए इस तरह की फ्रेज का यूज़ कर दिया जाता है, ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट, ठीक है। और नेक्स्ट है, यू कैन किल ए मैन बट यू कांट किल एन आइडिया, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है, ठीक है, और वो एक अच्छे आइडियाज़ लेकर आया हो, ठीक है, उसके आइडियाज़ कुछ अच्छे हों, कुछ उनमें मतलब कुछ इम्पोर्टेंस हो, तो वहाँ पर हम इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं उस मनुष्य के लिए जिसने किसी को मारा है, कि यू कैन किल ए मैन, आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया, लेकिन उसके आइडियाज़ को आप नहीं मार सकते, उसके विचारों को आप नहीं मार सकते। तो गाइज ये होते हैं एफोरिज्म, जो शॉर्ट फ्रेज के माध्यम से हम अपनी बात बड़े ही चालाकी से कह जाते हैं, ये होता है एफोरिज्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्केटाइप। आर्केटाइप क्या होता है गाइज? आर्केटाइप होता है आदर्श प्रतिरूप। आदर्श प्रतिरूप किस चीज़ का? एन ओरिजिनल मॉडल होता है ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स और पर्सन। किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग्स का जो मॉडल होता है, ओरिजिनल मॉडल गाइज, उसको कहते हैं आदर्श प्रतिरूप, यानी कि आर्केटाइप, ठीक है, आर्केटाइप, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एन एलेग्री, इंपॉर्टेंट है गाइज, एन एलेग्री, ए स्टोरी विद ए डबल मीनिंग, एक ऐसी स्टोरी जिसका डबल मीनिंग होता है। ये ग्रीक से लिया गया वर्ड है गाइज, ये ग्रीक वर्ड है जो एलिग्री है, और दैट रिप्रेजेंट एन आइडिया और ए क्वालिटी सच एज ट्रूथ, एविल और डेथ। तो इस तरह के आइडियाज़ और क्वालिटीज़ इन स्टोरीज़ के अंदर होती हैं, ये शॉर्ट स्टोरीज टाइप में होती हैं जो एलिगरी होती हैं, और इसमें ट्रूथ, एविल और डेथ इन सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह से आप फेबल, आप जानते हैं फेबल क्या होता है, पैरेबल क्या होता है, और एलिगरी इसी की कैटेगरी में आ जाते हैं फेबल और पैरेबल। तो फेबल क्या होता है? ये एक टेल होती है जो एनिमल्स के बारे में होती है गाइज, विच इज़ पर्सोनिफाइड एंड बिहेव एज दाउ दे वर ह्यूमन। मतलब वो जो एनिमल्स होते हैं स्टोरी के अंदर, वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं, ठीक है, अपने प्लेस वगैरह में। तो यहाँ पर गाइस ये कुछ मोरल देने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कई बार सभी ने पढ़ी है, जैसे कछुए और खरगोश की स्टोरी है गाइस, कौवा और गिलहरी की स्टोरी है, और बहुत सारी स्टोरी हैं गाइस इस तरह की, ठीक है। तो उन स्टोरीज से हमें क्या मिलता है? कुछ सीखने के लिए मिलता है, एक मोरल वो स्टोरी देती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इनको कहते हैं एन एलिग्री, इनको कहते हैं फेबल, पैरेबल और एलिग्री, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है गाइज अ चांसन डी जस्ट। गाइज चांसन डी जस्ट क्या है? ये फ्रेंच वर्ड है गाइज, ठीक है, फ्रेंच टर्म है जो पॉपुलर है वर्नाकुलर लिटरेचर के टाइम से। जो मेडाइवल एज में वर्नाकुलर लिटरेचर का यूज़ किया जाता था, वहाँ के कॉमन मैन की ये लैंग्वेज थी। तो गाइज ये चांसन डी जेस्ट इसको बोला जाता है। ये
एक टाइप का एपिक पोएम होती है या फिर एपिक सॉन्ग होते हैं इस टाइप के, जो गुड डीड के लिए गाए जाते हैं। ठीक है गाइस, जो लॉन्ग सॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्रेंच वर्ड है। ओके, नेक्स्ट है कैनिंग। कैनिंग क्या है? एक मेटाफोरिक कंपाउंड वर्ड और फ्रेज। ये इसको एक तरह से मेटाफर ही समझ लीजिएगा, किसी नेम को दूसरा नाम दे देना। ठीक है, पूरी तरह से, जैसे शिप को क्या बुला लिया गया है? सी स्ट्रीट बुला लिया गया है। और जो बुक्स प्रेमी होते हैं, जो बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं, जिन्हें बुक्स पढ़ना पसंद है, उनको बुक वार्म बोल दिया जाता है गाइस। ठीक है, तो ये कैनिंग है जो मेटाफोरिक कंपाउंड वर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है द प्रोलोग। प्रोलोग क्या होता है? एक एन ओपनिंग स्पीच विच इंट्रोड्यूस द प्ले और एन एक्ट। जो किसी भी प्ले को, जो प्ले स्टार्ट होने जा रहा होता है गाइस, ड्रामेटाइज होने जा रहा होता है, तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टार्टिंग में किसी स्पीकर के द्वारा। तो कुछ ओपनिंग स्पीच यहाँ पर बोली जाती है, जिसको कहते हैं प्रोलोग। ठीक है, इसको प्रोलोग कहते हैं। वहाँ पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसका दिया जाता है। नेक्स्ट है सलीलकी। सलीलकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है गाइस, सलीलकी। तो ये एक स्पीच होती है जो डिलीवर बाय एन एक्टर अलोन ऑन स्टेज दैट कैन बी हियर्ड बाय ऑडियंस। यानी कि सलीलकी क्या होती है? जो कैरेक्टर्स होते हैं स्टेज पर सभी, उन्हीं में से कोई एक कैरेक्टर होता है जो उसके माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं, जो उसकी फीलिंग्स होती है, इनर थॉट्स होते हैं, तो उनको एक लाउड साउंड के द्वारा सुनाया जाता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो ऑडियंस को सब कुछ पता होता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो या तो बोल बोल के बता रहा होता है, बट अदर जो कैरेक्टर होते हैं उनको पता नहीं होता, वो उसकी आवाज़ को सुन नहीं रहे होते हैं, सिर्फ ऑडियंस उसकी आवाज़ को सुन सकती है। तो ये होती है सलीलकी। ठीक है, जिसमें उसके इनर थॉट्स का हमें पता चल जाता है। कई बार आपने मूवीज़ में, प्लेज में देखा भी होगा कि किसी के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है किसी के बारे में, तो हमें बता दिया जाता है एक लाउड स्पीच के द्वारा। ठीक है, तो ये होती है सलीलकी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड वर्नाकुलर रेफर टू। वर्नाकुलर रेफर टू यूजिंग द लैंग्वेज एंड हैबिट ऑफ द कॉमन मैन एंड इन नेटिव लैंग्वेज। यानी कि जो वर्नाकुलर वर्ड्स है वहाँ की नेटिव लैंग्वेज को रेफर करता है गाइस। जो कॉमन मैन होते हैं वहाँ की उनकी हैबिट और उनकी लैंग्वेज से रिलेट करता है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है गाइस? पैराडॉक्स एंटीथेसिस की तरह ही होता है गाइस। इसमें दो फ्रेज या वर्ड होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रिवील्स ए काइंड ऑफ ट्रूथ विच एट फर्स्ट सीम्स कंट्राडिक्टरी। ठीक है, कंट्राडिक्टरी को दिखाता है यहाँ पर। रिवील्स ए डीपर ट्रूथ, और यहाँ पर एक डीपर ट्रूथ को हम जानते हैं मीनिंग और जोक के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, आई नो वन थिंग्स दैट आई नो नथिंग, है ना। इससे आपको पता चल गया होगा कि दोनों फ्रेज एक दूसरे की अपोजिट हैं। और दूसरा है सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। यानी कि मनी को सेव करना है पहले इसे स्पेंड करके, यानी कि कहीं इन्वेस्ट करेंगे तभी तो मनी ज़्यादा आएगी ना। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर बड़े ही विटी वे में बात कह दी जाती है, और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वर्ड। नेक्स्ट है एफोरिज्म। एफोरिज्म जो होता है एक शॉर्ट फ्रेज होता है दैट एक्सप्रेस इन ए क्लेवर वे समथिंग दैट इज ट्रू। तो ये भी सूक्ति होती है गाइज, इसे भी बड़े क्लेवर वे में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है जो एफोरिज्म का है, एक्सपीरियंस इज द नेम एवरीवन गिव्स टू देयर मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर ये एफोरिज्म है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। ठीक है, वर्ड के अपेक्षा जो एक्शन होते हैं, जो वर्क है, वो बोलता है। तो ये होता है एफोरिज्म इस तरह का। गाइस, हम यहाँ पर सभी लिटरेरी टर्म को जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको इनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है काकोफोनी। काकोफोनी क्या होता है गाइस? ये एक बैड साउंड होता है,
हार्श डिस्कोर्डेंट साउंड, नॉइजी साउंड, ग्रम्बलिंग और बम्पर गाइज, जो हमें कभी पसंद नहीं आता है। हार्श एंड अनप्लीजेंट टुगेदर होता है काकोफोनी, ठीक है। जो जैसे व्हीकल्स की आवाज़ होती है, लाउड स्पीकर की आवाज़ होती है, या फिर हाई म्यूजिक होता है, या चैटर ऑफ पीपल और इवन ए डॉग बार्किंग, जिससे कि कहते हैं हम कोलाहल वगैरह, ठीक है। तो वो हमें पसंद नहीं आता है, हम शांति में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये होता है काकोफोनी, जो हमारे कानों को बिल्कुल भी साउंड पसंद नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेलाप्रोपिज्म। मेलाप्रोपिज्म क्या होता है? एन एक्ट और हैबिट ऑफ मिसयूजिंग वर्ड। यहाँ पर भी हम कुछ वर्ड का मिसयूज करके बस ऐसे ही इंटेंशनली जो ह्यूमर करते हैं गाइस, मज़े लेने वाली बात होती है आपस में, ठीक है, एक दूसरे को कुछ भी बोल देना, तो कुछ वर्डों का मिसयूज करते हैं हम जब, तो ये होता है मेलाप्रोपिज्म, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है वर्डों में, लेकिन सिमिलर साउंड होते हैं, और ये अनइंटेंशनली होता है, एक तरह का ह्यूमर होता है, और हम मिसयूज करते हैं वर्डों का। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, लैक ऑफ पीस ए पैक ऑफ लीज, ए लैक ऑफ पीस ए पैक ऑफ लीज, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि जहाँ पर मतलब पैक ऑफ लीज, जहाँ पर जो है लीज की कमी होती है, वहाँ पर लैक ऑफ पीस की भी कमी होती है। ए पैक ऑफ लीज मतलब जहाँ पर लीज का पैक होता है, पैक ऑफ लीज होता है, वहाँ पर लैक ऑफ लीज पीस होती है, मतलब जहाँ पर झूठी बातें होती हैं, वहाँ पर सच्चाई नहीं, शांति नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और ये मेलाप्रोपिज्म के अंदर आते हैं इस तरह के शब्द जो हम मिसयूज करते हैं, बट अनइंटेंशनली करते हैं। इंटेंशनली किसी को मतलब दुखी करने का या हार्म करने का हमारा कोई मकसद नहीं होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है स्कैन। स्कैन क्या होता है? रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग मेट्रिकल पैटर्न, राइम एंड लाइन नंबर इन पोएट्री। गाइस स्कैन होता है जो पोएट्री के अंदर हम अपनी पोएट्री में जो पैटर्न यूज करते हैं, मेट्रिकल पैटर्न यूज करते हैं, राइम्स यूज करते हैं, और लाइन नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे हमने कौन से मीटर का यूज़ किया है, या क्या राइमिंग स्कीम है, किसी सोनेट को ही ले लेते हैं, सोनेट के अंदर क्या राइमिंग स्कीम है उसकी, कितने मीटर्स, कौन से मीटर्स का हमने यूज़ किया है, या कितनी लाइन में वो लिखा गया है, ठीक है, पोएट्री के अंदर। तो वो सारा जो भी होता है प्रोसेस, उसको कहते हैं स्कैन, ठीक है गाइज। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्बल एंड रेटोरिकल आयरनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज। विडम्बना इसको कहते हैं, ठीक है। कंट्राडिक्शन बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन्ड, कहा कुछ जाता है और मतलब इसका कुछ अलग ही निकलता है, ओके। सिचुएशनल आयरनी होती है, द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन आर अपोजिट ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है। जो एक्सपेक्ट किया जाता है उस रिजल्ट जो होता है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, जो वर्बल रेटोरिकल आयरनी होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, आपका कोई अपना है जो कभी आपके पास आया नहीं है, ठीक है, और आप सफ़र कर रहे हैं किसी सीरियस बीमारी से, और ऐसे में वो आपके पास आ जाता है, तो आप कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, ठीक है। जबकि आप सफरिंग हैं, बहुत दर्द से आप गुजर रहे हैं, और आप उसको देखकर कहेंगे वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। तो इस तरह की जो होती हैं ये क्या होती हैं? रेटोरिकल आयरनी होती हैं, वर्बल आयरनी होती हैं गाइज। नेक्स्ट है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है गाइज? ये होती है व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग ए कैरेक्टर डज नॉट। जब ऑडियंस को एक जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, हीरो होता है किसी स्टोरी में या किसी ड्रामा में, ठीक है, और या फिर कोई भी कैरेक्टर होता है जिसके साथ कुछ गलत होने वाला होता है या गलत हो रहा होता है गाइस, ठीक है, तो उसके बारे में हमें सब कुछ पता होता है, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा है वो तो हम सब जान ही लेते हैं, हमें सब बता दिया जाता है, ऑडियंस को सब पता होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि हमें भगवान को हमारे बारे में सब कुछ पता होता है, उसी तरह से हम ऑडियंस जो हैं
हम उनको देखते रहते हैं जो ड्रामा करते रहते हैं, कैरेक्टर होते हैं स्टेज पर, उनके बारे में हमें सब कुछ पता होता है कि उसके साथ अब ये क्या होने वाला है, लेकिन उसको खुद को पता नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, ओथेलो को ले लीजिए आप। ओथेलो में क्या है कि जो डेस्टिमोना है वो बिल्कुल इनोसेंट होती है, लेकिन ओथेलो को ये पता नहीं होता। इयागो उसके कान भर भर के उसके विपरीत कर देता है उसको, और लास्ट में जो ओथेलो है, इनोसेंट जो डेस्टिमोना है उसको उसका जो है मर्डर भी कर देता है। तो ये एक ड्रामेटिक आयरनी होती है गाइस, इस तरह की। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट क्या होता है गाइस? इसको हिंदी में कहते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। यानी कि इसको भी हम एक भगवान से कंपेराइज कर सकते हैं कि भगवान ही सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। या फिर कोई नरेटर होता है किसी वर्क के बारे में, यहाँ पर हम लिटरेचर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम राइटर्स या नरेटर्स की ही बात करेंगे। तो यहाँ जो नरेटर्स होते हैं हैज़ ग्रेटर इंसाइट इनटू द नैरेटिव इवेंट्स, जिसका भी वो वर्णन कर रहे होते हैं, किसी नैरेटिव इवेंट्स का वर्णन कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में वो डीपली उनको नॉलेज होती है। जैसे यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस ने 19th सेंचुरी में अपना एक नॉवल लिखा, ए टेल ऑफ टू सिटीज। तो इसके बारे में इनको डीप नॉलेज थी, और थॉट्स और एक्सपीरियंस जो थे इनके यहाँ पर काफ़ी डीप थे, इनको काफ़ी डीप नॉलेज थी इनके बारे में। और ये लाइनें गाइस स्टार्टिंग लाइनें हैं वहीं से ली गई हैं चार्ल्स डिकेंस के नॉवल से। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये स्टार्टिंग लाइनें हैं ए टेल्स ऑफ टू सिटीज़ की। वैसे तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर अफोरिज्म जो है, एंटीथेसिस का यूज यहाँ पर हो रहा है। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। लेकिन ओमनीसिएंट की बात हम कर रहे हैं, तो ये चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स की ए टेल ऑफ टू सिटीज़ की स्टार्टिंग लाइनें हैं। द ऑल नोविंग वॉइस इन ए स्टोरी। तो यहाँ पर ऑल नोविंग वॉइस जो होती है, कौन होती है कि स्टोरी के अंदर जो उसे नरेट कर रहा होता है, और उसके लिए ग्रेटर इंसाइट होती है उसके अंदर। जो नरेटर होता है इवेंट्स के बारे में सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ जानता है, ठीक है, इसको कहते हैं ओमनीसिएंट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं सेटिंग। सेटिंग गाइस किसी भी प्ले की या स्टोरी की या किसी भी लॉन्ग वर्क की या ड्रामा की जो सेटिंग होती है गाइस, वो कहाँ पर होती है? फिजिकल लोकेशन, टाइम पीरियड और बैकग्राउंड या इवेंट्स जो भी उसके अंदर प्ले होते हैं, जो भी दिखाए जाते हैं उसके अंदर, वर एंड व्हेन ए स्टोरी और सीन टेक प्लेस, जो स्टोरी है और उसके सीन है वो कहाँ पर हैपन होते हैं गाइस, घटित होते हैं, तो ये होती है सेटिंग, ठीक है। जैसे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, तो उसकी सेटिंग कहाँ पर होती है? वेरोना में, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस की सेटिंग कहाँ पर होती है? वेनिस के अंदर गाइस। तो इस तरह से ये सेटिंग होती है। एसोनेंस को देख लेते हैं। एसोनेंस क्या होता है गाइस? द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड। तो एसोनेंस होता है द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर एक साथ कई सारे वोवल साउंड आते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर, बियर और मेमोरी में बार बार जो है वोवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम एसोनेंस। और ये शेक्सपियर का सोनेट है गाइस, फर्स्ट सोनेट है ये शेक्सपियर का। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे सभी लिटरेरी टर्म, और बाकी के लिटरेरी टर्म गाइस मैं नेक्स्ट वीडियोस में कराने वाली हूँ। मैं शॉर्ट वीडियोस बना करके डाल रही हूँ लिटरेरी टर्म पर गाइस, तो सभी वीडियोस को देखना ना भूलें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और रेगुलर स्टडी करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।